तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ऑप्टिकल पाथ। ये डिस्कशन हमारे और भी जगह काम आएगा। ऑप्टिकल पाथ का मतलब है अगर कोई लाइट वैक्यूम में मूव कर रही है और दूसरी कोई लाइट किसी मीडियम में मूव कर रही है, तो हम जानते हैं जो लाइट मीडियम के अंदर मूव करेगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो वैक्यूम वाले वेव के कंपैरिजन में पीछे हो जाएगी। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो वेव थी जो पहले सेम फेज में थी, नो फेज डिफरेंस एंड नो पाथ डिफरेंस। फिर इस वाली वेव को हमने वैक्यूम में ट्रेवल करने दिया, लेकिन दूसरी वाली वेव के बीच में रास्ते में हमने एक छोटी सी थिन फिल्म, ट्रांसपेरेंट फिल्म रख दी। इस फिल्म की थिकनेस माइक्रोमीटर्स में होगी और इसका थिकनेस अपन को पता है और म्यू पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। बच्चों हम जानते हैं यहां तक तो दोनों वेव साथ साथ चलेंगी एग्जैक्टली इस पॉइंट तक, लेकिन इसके बाद इसको यहां से यहां आने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में ये आगे निकल जाएगी और आगे निकलने में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स। आई रिपीट, जैसे मान लीजिए आप दो लोग साइकिल चला रहे हैं साथ साथ, लेकिन अचानक एक के रास्ते में रोड खराब आ जाए या गड्ढा आ जाए, तो आपको उस गड्ढे को क्रॉस करने में कुछ टाइम लगेगा, इतनी देर में आपका फ्रेंड आगे निकल जाएगा। या एक के रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ जाए, कुछ भी मान लीजिए, एग्जैक्टली वही चीज यहां हो रही है। सेकंड वेव के रास्ते में एक मीडियम आ गया जिसमें उसकी स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होने से दूसरी वेव आगे निकल गई और एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये पाथ डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है और बिल्कुल काइनेमेटिक्स का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो वाला फार्मूला यूज करना है। तो देखो जितने टी टाइम, यहां तक तो दोनों बराबर थे, इसको यहां से यहां आने में सिर्फ फिल्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस टी है और स्पीड वी है, तो टी बाय वी। बच्चों टी बाय वी टाइम में खुद तो टी चला, लेकिन इतने टाइम में वो कितना चलेगा, उसकी स्पीड सी इंटू जितना टाइम इसको लगा उतना टाइम उसको लगेगा। तो बच्चों पाथ डिफरेंस आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट वेव सी इंटू टाइम, और टाइम कितना था टी अपॉन वी। समझ गए? टी अपॉन वी टाइम में फर्स्ट वेव कितना चलेगी, उसकी स्पीड इंटू टाइम, और इतने ही टाइम में सेकंड कितना चली, ओनली टी। और बच्चों हम अच्छे तरह जानते हैं सी बाय वी म्यू होता है, बताया था ना, सी बाय वी क्या होता है, म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बच्चों दिस इज पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इफ ए ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ वन वेव। करेक्ट? इतना सा डिस्कशन आप कॉपी करें, फिर हम आपको बताएंगे इसे हम YDAC में यूज कैसे करेंगे। हाँ बेटा, देखिए इंसर्शन ऑफ थिन फिल्म इन YDAC। बच्चा ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, दो स्लिट S1 S2, सामने कोई स्क्रीन है कैपिटल D डिस्टेंस पर, ये O पॉइंट है
ओ पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों वेव इक्वल पाथ ट्रेवल करके पहुंचती है, यानी कि दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 होता है। बट यू थिंक अगर हम एक पतली सी फिल्म इसके सामने रख दें तो S1 वेव को O तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा और एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। आप सिर्फ कॉमन सेंस से बताइए, मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर S1 और S2 से निकलने वाली वेव एक साथ पहुंचे, तो वो O के ऊपर होगा, क्योंकि हम जानते हैं यार कि S1 के सामने आपने फिल्म रख दी तो S1 स्लो हो जाएगा और वो चाहता है S2 के साथ किसी जगह पहुंचे, तो S2 का पाथ लंबा होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन और वी शुड से टुवर्ड्स द स्लिट वेयर फिल्म इज प्लेस्ड। समझ गए ना? जिस स्लिट के सामने फिल्म रखी है उस तरफ, अगर फिल्म नीचे रखते तो वो नीचे शिफ्ट हो जाता। तो बच्चों हमें ओ पॉइंट को डिस्कस नहीं करना, हमें उस पॉइंट को डिस्कस करना है जहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पहुंच गई। तो ये डिस्टेंस वाई शिफ्ट कहलाता है। वाई तो है ही, साथ में शिफ्ट नीचे लिख देंगे। तो बच्चों इस पर S2 ऐसे पहुंचेगा और S1 ऐसे पहुंचेगा। हमें पता है पाथ डिफरेंस 0 करना है, इसका मतलब यही हुआ ना यार, जो पाथ डिफरेंस ज्योमेट्री से आया है, आपको याद होगा ये वैल्यू d sin थीटा थी। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा x इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो ज्योमेट्री वाले पाथ डिफरेंस को अगर मैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस से कॉम्पनसेट करवा दूं तो इसका मतलब उस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। ऐसा बोलिए कि d साइन थीटा दिस इज द पाथ डिफरेंस ड्यू टू ज्योमेट्री, अगर म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर हो जाए तो इसकी वजह से जितना पाथ डिफरेंस आया था वो इसने कॉम्पनसेट कर दिया और उस पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। करेक्ट? बच्चों आपको याद होगा हमने कहा था लोअर ऑर्डर की फ्रिंजेस के लिए हम साइन थीटा को टेन थीटा मान सकते हैं और टेन थीटा होगा y अपॉन कैपिटल डी। याद रखना ये लोअर ऑर्डर के लिए है ये कंडीशन। अब यार शिफ्टिंग तो बहुत कम होगी, एक फ्रिंज या दो फ्रिंज ज्यादा शिफ्ट नहीं होगी, इसलिए हम साइन थीटा को टेन थीटा और टेन थीटा को y अपॉन डी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू डी। अल्टीमेट मुझे निकालना क्या है? y शिफ्ट। तो y शिफ्ट आ गया म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और बच्चा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बीटा बाय लैम्बडा होगा, आप देख लेना, क्योंकि बीटा का फार्मूला होता है ना लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी क्या होगा? बीटा। तो ये शिफ्ट आ गया। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से देगा एक बार वो भी सुन लो। वो बिल्कुल यही कहता है, ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म मैंने S1 के आगे रख दी और उसका म्यू आपको दे दिया 1.5 से। फिर वो कहेगा यार एक स्लिट के सामने फिल्म रखने से हमने देखा कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सेकंड डार्क फ्रिंज की जगह पहुंच गई। बेटा सेंट्रल ब्राइट से सेकंड डार्क कितना होता है? दूर। मैंने उस दिन कहा ना फ्रिंज पैटर्न को दिमाग में घुसा लो, YDAC बहुत इजी है। 3 बीटा बाई 2, पहला डार्क होता है बीटा बाई 2, दूसरा डार्क होता है 3 बीटा बाई 2। तो y शिफ्ट को आप 3 बीटा बाई 2 के इक्वल करेंगे तो बीटा तो कट जाएगा, म्यू आपको पता है, लैम्बडा आपको दे देगा, तो हम इसकी थिकनेस निकाल सकते हैं। बच्चों एक बात बताऊं आपको, ये तो मैं बार बार आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का नाम ले रहा हूं, आप फ्रिंज पैटर्न देखकर बता थोड़ी ना सकते हैं कि कौन सा सेंट्रल फ्रिंज है, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड देखने में एक जैसे होते हैं। तो आपको है ना दूसरी लैंग्वेज भी दे सकता है, वो ये भी कह सकता है कि पूरा फ्रिंज पैटर्न इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया, तो ठीक है वाई शिफ्ट वो डायरेक्ट दे रहा है। तो कुछ भी लैंग्वेज दे आपको ये फॉर्मूला काम आएगा और आराम से क्वेश्चन बनेगा। एक बार कॉपी कर लो फिर क्वेश्चन भी करते हैं।
क्वेश्चन करें। तो बेटा अभी अभी मैंने क्वेश्चन बोला, ऐसा ही कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखो, टू ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म्स two transparent thin films are placed in front of both slits, are placed in front of both slits in YDAC. ठीक है। थिकनेस ऑफ फर्स्ट slit is 1 micrometer, माइक्रोमीटर म्यू एम होता है, एमएम नहीं, 1 micrometer, and their refractive indices are 1.4 and 1.5 respectively, 1.4 and 1.5 respectively। पहले वाले का 1.4 मान लो, दूसरे वाले का 1.5। कैलकुलेट थिकनेस ऑफ सेकेंड फिल्म इफ whole fringe pattern shifts by 2 beta, where beta is the fringe width। बच्चों लैम्बडा की जरूरत पड़ेगी तो लिख लो, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम। wavelength of light is 5000 angstrom।
हाँ बेटा देखो 1.2 चलो निकालते हैं। बच्चों म्यू माइनस 1 इंटू टी, जिसका बड़ा होगा फ्रिंज पैटर्न उस तरफ शिफ्ट होगा। अब मैंने आपको ये नहीं बताया फ्रिंज पैटर्न नीचे शिफ्ट हुआ है या ऊपर, तो हो सकता है इस क्वेश्चन के दो आंसर आ जाए। सुन रहे हैं आप? तो जैसे हमें पता है ये जो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है डी साइन थीटा, एक बार हम मान लेते हैं फ्रिंज पैटर्न ऊपर गया है, यानी कि म्यू1 माइनस 1 इंटू टी1 माइनस म्यू2 माइनस 1 इंटू टी2। ये समझ में आया मैंने क्या किया? म्यू1 माइनस 1 इंटू टी1 की वजह से फ्रिंज पैटर्न ऊपर जाएगा और म्यू2 माइनस 1 इंटू टी2 उसे कॉम्पनसेट कर रहा है, वो नीचे लाने की कोशिश करेगा। हमने माना नेट अभी भी ऊपर है। क्वेश्चन में उसने कहा है, हाँ अगर हम बिल्कुल बेस से चले तो वी शुड राइट की साइन थीटा टेन थीटा होता है, टेन थीटा वाई अपॉन डी होता है, और वाई हमें क्वेश्चन में दिया है, वाई दिया है 2 बीटा, तो वाई को 2 बीटा लिख दो। बेटा म्यू1 मैंने 1.4 दिया है, 1.4 माइनस 1 0.4 इंटू 1 माइक्रोमीटर, 1 लिख देते हैं। लैम्बडा को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम, लैम्बडा को, बाकी तो सब कटने वाले हैं, लैम्बडा बचेगा। ये 0.5 इंटू T2 और आंसर माइक्रोमीटर में आ जाएगा। बच्चों बीटा को हम लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बचेंगे, केवल लैम्बडा बचेगा। लैम्बडा है 0.5 माइक्रोमीटर, करेक्ट। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 होगा, तो ये 2 बचा और ये लैम्बडा बचा। इधर हो गया 0.4 माइनस 0.5 T2, ये 1 आ गया, 0.5 T2 इधर ले आओ, 0.4 माइनस 1 माइनस 0.6, करेक्ट। तो माइनस क्या शो कर रहा है? किसी भी हालत में फ्रिंज पैटर्न ऊपर नहीं जा सकता, इसके दो आंसर नहीं आ सकते। लेकिन अगर म्यू1 माइनस 1 इंटू टी1 ज्यादा बड़ा होता तो फिर इसके दो आंसर, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो बच्चों अगर ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव को छोड़ दो, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो T2 आ जाएगा 0.6 अपॉन 0.5 यानी कि 1.2 माइक्रोमीटर। और ये भी पता लग गया कि जो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होगा वो नीचे की ओर होगा, करेक्ट। चलिए बस इसके बाद एक दो चीजें और बताता हूं, एक एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, और साथ में ये डिस्कस करते हैं कि व्हाइट लाइट अगर यूज करते हैं तो इंटरफेरेंस किस तरह का होता।
देखो इसमें एक और मैंने कहा यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस को हटा दें, लेकिन अगर हम इस स्टेप को पहले और इसको बाद में लिख देते, ये इधर आता, ये इधर आता, ये इधर आता, -0.4 इधर आकर 1.4 हो जाता। 1.4 को 0.5 से डिवाइड कर दे तो वैल्यू 2.8 माइक्रोमीटर और आती। इसका मतलब दो आंसर इसके आ सकते हैं। भाई यहां पर माइनस तो गलत नहीं है, लेकिन हमने है ना आपको ये नहीं बताया कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज किस तरफ शिफ्ट हो रही है, तो एक तरह से माइनस गलत है। नहीं वो तो रेस्पेक्टिवली मैंने बोला, वो तो मैंने रेस्पेक्टिवली बोला, लेकिन ये 1.2 आंसर गलत है। यहां पर माइनस हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपसे कहा है फ्रिंज पैटर्न 2 बीटा शिफ्ट हुआ है। तो 2 बीटा आप शिफ्ट करेंगे तो आपको उसे कहीं भी शिफ्ट करें लेकिन पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारा ये नेगेटिव आया, हमें यहां से कैंसिल करना चाहिए और उसे दोबारा लिखना चाहिए। क्या? मैं थर्ड स्टेप से लिख रहा हूं, 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.5 T2 को पहले लिखो और 0.4 को बाद में लिखो, तो यह आएगा 0.5 T2 इज इक्वल टू 1.4 और T2 आएगा 2.8 माइक्रोमीटर। तो बेटा अगर हम 1.2 माइक्रोमीटर ले लें, एक बार और अपन इसको खुलकर समझ लेते हैं। आप सोचिए अगर हम 1.2 माइक्रोमीटर ले लेते हैं, एक बार दोनों का μ-1 इंटू टी की वैल्यू कैलकुलेट करके देना माइक्रोमीटर में। तो पहले वाले का μ-1 इंटू टी तो 0.4 आ रहा है, 0.4 माइक्रोमीटर ये पॉइंट डिफरेंस क्रिएट करेगा। और अगर 1.2 ले लेते दूसरे का तो कितना आता? 0.6। कितना आता? अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? पहला क्रिएट कर रहा है कितना आ रहा है? 0.4 और दूसरे का 0.6, 0.2 माइक्रोमीटर। और बच्चों अगर हम वैसे देखें शिफ्टिंग के हिसाब से तो डी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। डी साइन थीटा कितना आ रहा है माइक्रोमीटर में? तो ये गलत हो जाता ना, समझ गए? तो वो 2 बीटा शिफ्ट नहीं होता, इसलिए सही आंसर इसका 2.8 माइक्रोमीटर ही है। पता है इस क्वेश्चन में दूसरी तरह से देता ना तो इसके दो आंसर बनते। एक बार सुनो, मैं आपको लैम्बडा दे दिया, दोनों का म्यू दे दिया और दोनों का टी दे दिया, फिर आपको ये पूछता कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां शिफ्ट हो जाएगी, तो दो आंसर आते। क्योंकि अगर आप जिसका μ-1 इंटू टी ज्यादा आ रहा है उसे ऊपर रखते, वो कितना शिफ्ट कर रहा है? 0.6। अगर हम 1.2 को लेकर काम करें, अब पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा इसको लेकर काम करें या उसको, क्योंकि दो आंसर आ रहे हैं। आप बता दीजिए किसको लेकर काम करें? 2.8 को। ओके, तो पहले वाले का μ-1 इंटू टी कितना आ रहा है? दोबारा कैलकुलेट करो, 0.4 इंटू 1 0.4। दूसरे वाले का μ-1 इंटू टी कितना आ रहा है? 1.8 इंटू 0.5। नहीं अच्छा ये टी है, सॉरी, 1.4। इसका मतलब अगर मैं इस फिल्म को ऊपर रखता हूं तो ये 1.4 ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा और वो 0.4 नीचे। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितना ऊपर शिफ्ट होगी? 1। समझ रहे हैं? उल्टा करें, अगर हम इसको नीचे कर दें तो ये तो भी 1 ही आएगा। वन नीचे आएगा, फिर 1 नीचे आएगा। चलो इसको कॉपी तो करो।
मिटा दूं ये? बच्चों मैं जो बात करना चाह रहा हूं ना वो एक दूसरे क्वेश्चन में आता है, इसमें तो खैर क्लियर है, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो वो YDAC में एक और चेंज करके देता है, ये स्क्रीन है बच्चों। अभी है ना यहां से आने वाला वेव फ्रंट हम प्लेन वेव फ्रंट ले रहे थे या सोर्स से इक्वल डिस्टेंस ले रहे थे S1 और S2 को, इसलिए S1 और S2 से जस्ट बाहर आने वाली वेव में पाथ डिफरेंस नहीं था। लेकिन यहां पर एक चेंज और कर सकता है, वो आपको कहेगा एक प्लेन वेव फ्रंट है, इंसिडेंट है स्लिट्स पर, लेकिन प्लेन वेव फ्रंट का मतलब समझते हैं पैरेलल रेज, लेकिन वो थीटा एंगल बना रहे हैं। थीटा अपन अंदर वाला लेते हैं तो इसको और कोई एंगल ले लो, अल्फा एंगल ले लो। बताओ क्या प्रॉब्लम आई? हम जानते हैं किसी भी वेव फ्रंट के दो पॉइंट हमेशा सेम फेज में होते हैं। अगर ये दो मैंने रेज बनाई हैं तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? इसके परपेंडिकुलर प्लेन बनेगा। यानी कि यहां से मैं एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूं इस तरह से, तो वी कैन से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम फेज में है। आप सुन रहे हैं मुझे? ऐसे इसका मतलब ये हुआ S2 पर जो वेव पहुंची वो इसके साथ सेम फेज में है, तो ये जब यहां पहुंचेगा इतनी देर में ये और आगे निकल चुका होगा। इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस शुरू में ही क्रिएट हो गया। अभी आप फिल्म इंसर्ट मत करो, आप तो ये बताओ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां जाएगा, ऊपर या नीचे? बहुत छोटी सा क्वेश्चन है ये। ऊपर जाएगा, क्योंकि इसे बाहर ज्यादा चलना पड़ रहा है तो इसे अंदर ज्यादा चलना चाहिए। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां कहीं शिफ्ट होगा इस तरह से, ताकि ये ज्यादा चल सके, ये कम चल सके, और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दें। तो यहां पर फिर हमसे पूछ सकता है कि वाई शिफ्ट कितना होगा? तो बच्चों हम अच्छे तरह जानते हैं जितना पाथ डिफरेंस अंदर क्रिएट हुआ, अगर वो बाहर वाले से कॉम्पनसेट हो जाए, हम जानते हैं ना ये तो डी साइन थीटा है, थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ दैट क्या बोलते हैं पॉइंट P, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और बाहर कितना हुआ वो आप ज्योमेट्री से निकाल लो। बेटा ये कितना है? अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वापस अल्फा होगा, ये डी है, और मुझे ये निकालना है तो ये डी कॉस अल्फा और ये डी क्लियर। तो डी साइन अल्फा शुड बी इक्वल्स टू डी साइन थीटा, और मैं फिर याद दिला दूं डी साइन थीटा को वाई अपॉन डी लिखते थे हम। तो वाई शिफ्ट इस केस में कितना आएगा? कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कट गया, स्मॉल डी, तो कैपिटल डी साइन अल्फा, ये वाई शिफ्ट आ गया। समझ रहे हैं? तो बच्चों यहां पर अगर उसने अल्फा की वैल्यू थोड़ी ज्यादा दे दी तो शिफ्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल डी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब यहां पर वो अगर किसी एक स्लिट के सामने वो रख दे, क्या, थिन फिल्म, तो अगर वो थिन फिल्म को ऊपर रख देता तो वो दोनों ऐड हो जाते उल्टा, क्योंकि कुछ तो बाहर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, कुछ उसे अंदर धीरे चलना पड़ता, और नीचे रखता तो वो कॉम्पनसेट हो जाता है। यहां पर वो है ना दो तरह के क्वेश्चन दे सकता है। मैं थोड़ा और बनाऊंगा क्वेश्चन, सोचता हूं इतने आप इससे कॉपी तो कर लो, मतलब बिना हेडिंग के कॉपी करो।
ठीक है। देखिए इसमें अल्फा की वैल्यू आपको बहुत कम लेनी होगी, जैसे 0.01 रेडियन। तो अगर अल्फा बहुत कम है तो साइन अल्फा को अल्फा मान सकते हैं। तो अगर कैपिटल डी में 1 मीटर ले लूं और साइन अल्फा 0.01, तो भी वो 1 सेंटीमीटर बन जाता है। तो 1 सेंटीमीटर तो चलेगा, क्योंकि अगर फ्रिंज विड्थ हम 2-3 mm भी मान लें तो 1 सेंटीमीटर में 4-5 शिफ्ट होगी फ्रिंज के बराबर। तो यहां पर अब वो ऐसे दे सकता है कि देखो बेटा, हम अगर शीट को यहां रखते तो नेट पाथ डिफरेंस कितना आता। अगर हम थिन फिल्म को यहां रखेंगे तो ये पहले पहुंच गया तो अंदर जाकर उसको स्लो चलना पड़ता। तो ये जो डी साइन अल्फा है, ये तो बेटा फाइनल आया है, ध्यान रखना, ये तो फाइनल आया है। आपने ये तो कॉपी कर दिया ना, मैं इसको चेंज कर सकता हूं। तो अगर हम यहां पर एक फिल्म इंसर्ट कर दें ट्रांसपेरेंट टी और म्यू की, तो नेट पाथ डिफरेंस जो अब होगा वो होगा डी साइन अल्फा, ये बाहर हो गया, माइनस म्यू -1 इंटू टी। अब अगर डी साइन अल्फा म्यू -1 इंटू टी से बड़ा हुआ तो ये फ्रिंज पैटर्न ऊपर चला जाएगा। फिर वो खुद कह देगा कि वो फ्रिंज पैटर्न इतना शिफ्ट हुआ है। डेल्टा एक्स आपका वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी आएगा हमेशा। और ये बात तो मैं एज्यूम कर ही रहा हूं कि लोअर ऑर्डर फ्रिंजेस की हम बात कर रहे हैं, वरना ये साइन थीटा वाई अपॉन डी नहीं आता। ठीक है, अब उसने कह दिया फ्रिंज पैटर्न 1 बीटा या 2 बीटा जितना भी शिफ्ट हुआ वो यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। सिर्फ लेमड़ा चाहिए बेटा, स्मॉल डी कैपिटल डी कट जाता है, लेकिन यहां पर अगर वहां कट गया तो यहां स्मॉल डी की वैल्यू चाहिएगी। इसलिए इस क्वेश्चन में डाटा तो थोड़ा ज्यादा चाहिए। और अगर मान लो उल्टा हुआ, म्यू -1 इंटू टी बड़ा हुआ, तो वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, वो आपको दे देगा। करेक्ट। बस साइन अल्फा अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो फ्रिंज पैटर्न फिर बहुत ज्यादा शिफ्ट हो सकता है। उस केस में फिर हम फंस जाएंगे बुरी तरह। बताओ क्या। हाँ, ये तो म्यू -1 इंटू टी ही आएगा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये वैल्यू बहुत कम आएगी और ये वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी, अगर शिफ्टिंग थोड़ी ज्यादा ऊपर हो गई तो हम साइन थीटा को फिर y बाई डी नहीं लिख पाएंगे, y अपॉन अंडर डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये सारे चेंजेस हम कर सकते हैं। सीख रहे हैं बेटा, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है वो तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। बताने की कोशिश कर रहे हैं आप, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं आपका। देखो
वापस से आते हैं हम पुरानी चीज पर। फिल्म नहीं रख रहे उस केस की बात कर रहे हो ना, ये हमने फिल्म हटा दी। मेरा क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड करता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यार सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां शिफ्ट होगा, बस अगर मेरा इतना क्वेश्चन है तो मैं इतना बोलूंगा यार सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हम बोलते किसको है? हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज उस पोजीशन को बोलते हैं जहां पर पाथ डिफरेंस 0 है। अब इसको बाहर ज्यादा चलना पड़ा तो हमें वो पॉइंट ऊपर मिलेगा ताकि ये ज्यादा चले, तो हम क्या बोलेंगे, इसको जितना अंदर ज्यादा चलना पड़ा उतना इसको बाहर ज्यादा कर दो। तो दोनों को कॉम्पनसेट का मतलब ऐड थोड़ी ना करेंगे, पाथ डिफरेंस 0 करना है। 4 CBF डेल्टा एक्स शुड बी 0। तो डेल्टा एक्स 0 होने का मतलब जो डी साइन थीटा अंदर था वो डी साइन अल्फा से कॉम्पनसेट हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आ गया। हाँ, अगर हम जबरदस्ती कहते नीचे हमें ऑब्जर्व करना है किसी पॉइंट को, अब वो कह देंगे यहां पर क्या बनेगा। क्वेश्चन सुनो, हमें शिफ्ट ये नहीं पूछा कि सेंट्रल ब्राइट कहां शिफ्ट हो जाएगा, वो यहां पर एक पर्टिकुलर पोजीशन दे देगा आपको। चलो हटाओ, वो कहेगा यार मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं और उसका y मैंने आपको दे दिया, ये y गिवन है, और अब आप बताओ यहां क्या बनेगा। तो देखिए डायग्राम चेंज कर रहा हूं ताकि चीजें समझ में आए। ये नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा। अब पाथ डिफरेंस, इसको बाहर भी ज्यादा चलना पड़ा, अंदर भी ज्यादा चलना पड़ा, तो इस पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा प्लस डी साइन अल्फा। अब ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट कर लो, उसके बाद देख लो डेल्टा एक्स कितना आ रहा है और डेल्टा एक्स को कंपेयर कर लो। अगर ये 4 लैम्बडा के बराबर आ जाता है तो ये 4th ब्राइट हो जाएगा, 5 लैम्बडा बाई 2 के बराबर आ जाता है तो 3rd डार्क हो जाएगा, एटसेट्रा। तो नीचे ऐड होगा, ऊपर ऐड नहीं होगा क्योंकि ये पहले बाहर ज्यादा चल लिया। इन चीजों को रटकर तो हमको भी कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि इतने डायग्राम बनाकर वो कुछ भी पूछ सकता है। चलो बेटा आगे चलते हैं। लिखो एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये तो छोटी सी चीज है बस। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग अक्सर फ्रिंज विड्थ को लीनियर डायमेंशन में यानी कि मिलीमीटर्स में कैलकुलेट करते हैं, वो तो होता है फ्रिंज विड्थ। जैसे ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और मान लो ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो हम जानते हैं ये डिस्टेंस हमारे लिए क्या होता है, बीटा। लेकिन अगर हम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज को यहां से मिला दें सेंटर से और ये एंगल थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो ये एंगल होगा बीटा अपॉन कैपिटल डी। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बेटा एंगल बहुत कम है ना, इसलिए ये यूज कर सकते हैं, वरना होने को ये tan थीटा होता, थीटा नहीं होता, लेकिन थीटा बहुत स्मॉल है तो tan थीटा को थीटा लिख दिया। और बच्चों बीटा बाय कैपिटल डी आएगा लैम्बडा बाय स्मॉल डी। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। भाई फ्रिंज विड्थ तो इसलिए है ना क्योंकि मैंने एक फ्रिंज के बराबर डिस्टेंस का एंगल निकाला है, सो दिस इज कॉल्ड, बस खत्म। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, इस पर कोई क्वेश्चन तो कराने का मतलब ही नहीं है। एक और डिस्कशन, वो भी थ्योरेटिकल है। अगर देखो आप जानते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट हम किसे कहते हैं, शायद ये वर्ड मैंने यूज नहीं किया अभी। मोनोक्रोमेटिक लाइट हम उसे बोलते हैं जब हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट काम में लें, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000, और जब हम बोलते हैं कि यार सिंगल कलर की वेवलेंथ काम में लें तो कलर वर्ड इतना अच्छा नहीं है क्योंकि एक कलर में हम आसपास बहुत सारी वेवलेंथ ले सकते हैं। अरे रेड कलर एक पर्टिकुलर थोड़ी ना होते हैं, रेड बहुत सारे होते हैं। वी शुड से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। बच्चों अभी तक हम लोग जो YDAC को डिस्कस कर रहे थे
वो मोनोक्रोमेटिक लाइट से डिस्कस कर रहे थे, कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ ले लो। लेकिन अगर हम उसकी जगह एक व्हाइट लाइट काम में लें तो इंटरफेरेंस होगा? होगा। लेकिन होगा क्या? रेड कलर से इंटरफेयर करेगा, वॉयलेट से, येलो से, ग्रीन से। तो बच्चा, हम जानते हैं रेड कलर के लिए लैम्बडा मैक्सिमम होता है, तो रेड कलर का फ्रिंज विड्थ भी मैक्सिमम होगा। तो अगर हम ओ पॉइंट की बात करें, ओ याद है ये वाला, तो ओ पॉइंट पर तो जितने भी वेवलेंथ है सबका पार्ट डिफरेंस 0 ही आने वाला है। ज्योमेट्री है बेटा। तो ओ पॉइंट पर सबका कंस्ट्रक्टिव होगा, यानी कि ओ पॉइंट वापस व्हाइट हो जाएगा, वायलेट भी एक साथ पहुंचेगा, रेड भी, ग्रीन भी। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बी व्हाइट। सेंटर से थोड़ा ऊपर चलो, तो सबसे पहले वॉयलेट का लैम्बडा सबसे कम होता है, तो बीटा भी वॉयलेट का सबसे, तो जो डिस्ट्रक्टिव होगा वो वॉयलेट का सबसे पहले होगा, और कंस्ट्रक्टिव भी जो होगा वो वॉयलेट का सबसे पहले होगा। आप सीधे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करो। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बीटा डिस्टेंस पर आता है, बीटा सबसे कम किसका आएगा? तो आप जैसे ही सेंटर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आपको वॉयलेट कलर दिखाई देगा, और थोड़ा सा ऊपर जाने पर रेड भी दिखाई देगा, क्योंकि रेड का बीटा थोड़ा ज्यादा होगा। तो आपको कलर्ड फ्रिंजेस दिखेंगी। क्या दिखेंगी? लेकिन बच्चों ये है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट की तरह आगे नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाने पर पता है क्या होगा? हो सकता है किसी एक कलर का ब्राइट किसी दूसरे के ब्राइट से कोइंसाइड कर जाए। आप समझिए बच्चों, वायलेट और रेड के बीटा में लगभग दुगने का फर्क होता है। क्यों? रेड की वेवलेंथ वायलेट का दुगना होता है लगभग, अप्रोक्स। यानी कि जहां पर फर्स्ट रेड बनेगा ब्राइट, वहां वॉयलेट का सेकंड ब्राइट नहीं आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो बच्चों थोड़ा सा ऊपर जाने पर सारी फ्रिंजेस घुल मिल जाएंगी, यानी कि फिर आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा। तो ये जो कलर्ड फ्रिंजेस मिलती है सिर्फ लोअर ऑर्डर में मिलती है, वो भी फर्स्ट तक बस। तो सेंट्रल विल बी व्हाइट, उसके सराउंडिंग्स क्या होंगे? कलर्ड फ्रिंजेस, और देन घुलमिल, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। फिर इंटरफेरेंस दिखाई नहीं देगा ना, एक तरह से कह लीजिए। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन था। तो इसके बाद हम थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन और करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट होता है फ्रेनेल बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। स्पेलिंग फ्रेस्नेल होती है, FRESNEL, फ्रेनेल। बच्चों इस एक्सपेरिमेंट का, इस टॉपिक में सिर्फ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ही अलग है। उसके बाद पूरा फ्रिंज पैटर्न YDSE वाला है, इसलिए क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं आता। सारे YDSE के क्वेश्चंस ही होते हैं जो यहां पर बनते हैं। तो मैं भी आपको सिर्फ एक इसका जो अरेंजमेंट है वो समझा दूं। बच्चों फ्रेनेल ने 2 प्रिज्म लिए जिनका प्रिज्म एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल था। बच्चों ये प्रिज्म एंगल है, आप मानकर चलो आधा डिग्री या 1 डिग्री, बस। बहुत कम होता है आधा डिग्री 1 डिग्री, हम देख भी नहीं पाएंगे। हमें ये दोनों प्लेन नजर आएंगे, पैरेलल नजर आएंगे सरफेस। और 2 प्रिज्म है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, मैंने उल्टा डायग्राम बना दिया। अल्फा। बच्चों यहां पर एक सोर्स रखा और दोनों प्रिज्म ने लाइट को डेविएट करके 2 वर्चुअल सोर्स बना दिए, एक इधर S1 और एक इधर S2। ये मेन सोर्स है। और बच्चों प्रिज्म से डेविएट होने के बाद जो लाइट बाहर आई उसमें इंटरफेरेंस हुआ, सामने स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न मिलेगा,
और ये फ्रिंज पैटर्न बिल्कुल वाईडीएससी की तरह होगा, इसलिए डिस्कशन का खास मतलब नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि यहां पर फ्रिंज विड्थ की कैलकुलेशन कैसे होगी, क्योंकि एक मुसीबत है। मुसीबत यह है, यहां जो S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस होगा स्मॉल डी, वो हम फिजिकली मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों वर्चुअल सोर्स है। तो इनको मेजर करने का एक ऑप्टिकल मेथड होता है। ये एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेते हैं डेल्टा, और हमें याद है डेल्टा होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहां पर ए कौन है? प्रिज्म एंगल अल्फा है। फिर आप देख सकते हैं tan डेल्टा जो है वो यहां पर है परपेंडिकुलर, यानी कि d/2 ये डिस्टेंस। और बच्चों ये डिस्टेंस स्मॉल a होता है, प्रिज्म से सोर्स का डिस्टेंस। तो tan डेल्टा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि d/2 अपॉन a। फिर वही स्मॉल एंगल के लिए tan डेल्टा को डेल्टा मान लो, तो d आ जाएगा 2a, ये 2a इधर आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। बच्चों प्रिज्म से स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल b होता है, इसलिए कैपिटल D की जो वैल्यू है वो a प्लस b आ गई। क्योंकि बेटा कैपिटल D क्या होता था? दोनों सोर्स से S1 S2 से स्क्रीन का डिस्टेंस। तो बच्चों फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला वही है, लैम्बडा कैपिटल डी यानी कि a प्लस बी अपॉन स्मॉल डी यानी कि म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। तो बस ये एक सेटअप में डिफरेंस था, सेटअप अलग था। आगे फ्रिंज पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन है वो सब सेम बनेंगे, इसलिए हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। इस पर एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा मैं। इस पर हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे। बच्चों एक बार मैंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एयर में परफॉर्म किया तो फ्रिंज विड्थ बीटा है। फिर पानी के अंदर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और कुछ भी चेंज नहीं किया, बस पानी में ले गया, तो फ्रिंज विड्थ कितना होगा बीटा की टर्म्स में आपको बताना है। बस दो आपको म्यू दिए हैं, प्रिज्म का खुद का म्यू 1.5 है और पानी का 4/3। म्यू प्रिज्म 3/2 है, म्यू वाटर 4/3 है। और क्वेश्चन है अगर एयर में फ्रिंज विड्थ बीटा है तो पानी में करने पर, एक्सपेरिमेंट रिपीट करने पर फ्रिंज विड्थ बताइए कितनी होगी।
इसका करेक्ट आंसर है 3 बीटा। दो चेंजेस करने हैं आपको। देखो, जब हम इस एक्सपेरिमेंट को एयर में परफॉर्म कर रहे हैं तो लैम्बडा लैम्बडा रहेगा, ए प्लस बी रहेगा, म्यू 3/2 -1 आएगा, तो ये 1/2 से कैंसिल हो गया, लैम्बडा ए प्लस बी अपॉन ए अल्फा बचा। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट को वाटर में रिपीट कर रहे हैं तो दो चेंजेस आएंगे। देखिए, पहली बात, ये लैम्बडा बाय म्यू वाटर यानी कि 4/3 से डिवाइड हो जाएगा, ए प्लस बी रहेगा, और ये म्यू प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू वाटर आएगा, म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू वाटर -1। अब प्रिज्म भी तो पानी के अंदर है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो हम पानी के रेस्पेक्ट में ही देंगे। तो दो चेंजेस करने थे। और बच्चों, इसे सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आंसर 3 बीटा आएगा। लिखो इसे। अब मिटा दूं ना इसे? कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? वैसे तो मुझे अपने एक लास्ट टॉपिक पर मूव करना है, पर एक बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम है, उसे डिस्कस करते हैं। ट्रिपल स्लिट। मुझे एक चीज आपको याद दिलानी, कॉन्सेप्ट याद दिलाना है जो हमने वेव मोशन में डिस्कस किया था। वेव मोशन में आपको एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि दो वेव ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी हो तो इसका एम्पलीट्यूड वगैरह कितना आता है। निकाला था, आपको याद होगा। फिर मैंने कहा भी था कि एक तो मेथड होता है, बच्चे याद ही कर लेते हैं, रट लेते हैं। फिर हमने आपको कहा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री